नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं, जिनमें हम आज राजस्थान में प्रजामंडल जो आंदोलन है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले भी हमारी राजस्थान हिस्ट्री की जो क्लासें हैं वो नई रिकॉर्डेड क्लासें हैं, वो आपको इस चैनल पर मिल रही हैं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुरानी क्लासें हैं वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, ये देखिए नोट सब्सक्राइब्ड 63% है और सब्सक्राइब कर रखा है सिर्फ 36% लोगों ने। यानी आपको वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती तो है नहीं, 1 मिनट लगेंगे। चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी ये लगे भी हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप मेरे से जुड़ने में इंटरेस्टेड हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। आपके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। हाँ, पैसा लगता होता तो फिर भी आप सोचते भी सब्सक्राइब करने में हमारा पैसा लग रहा है। मात्र एक क्लिक की बात है, आप रील देखने में, शॉर्ट्स देखने में इतनी स्वाइप करते रहते हो, तो एक सिर्फ सब्सक्राइब पे क्लिक करने में ही पता नहीं आप लोग क्यों इतना दुखी हो रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, आज है वो हम राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन है वहाँ से हमारी ये क्लास है, ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्रजामंडल है ये किसे कहते हैं। तो देखिए, मैं बिल्कुल किताब टू किताब चल रहा हूँ। ये जो नोट्स आपको दिखा रहा हूँ इन नोट्सों के आधार पर, ताकि ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट हम सिलेबस पढ़ें और बार बार रिवाइज करें। और आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो जाके पीछे की क्लासें देखें। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो तभी स्टार्ट करेंगे तब जब आप 1000+ स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे। ये सीधी सी बात है। उससे पहले मैं आपको टेस्ट सीरीज नहीं दूंगा। आप पीछे की क्लासों में जाके देख सकते हैं कि मैंने हर वीडियो में क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन आप लोग ना ही उनके जवाब दे रहे थे और ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे थे। पीछे की आप वीडियो देखेंगे उन पे काफ़ी व्यूज़ हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे। तो कईयों के जो कमेंट थे, मेरे को भी मन करता है भी हाँ मैं ये वीडियो बनानी बंद कर दूं, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू देखते हैं, तो उनकी वजह से वो जुड़े हैं। तो ये सिलेबस है, ये एक बार तो मैं कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद मैं रिवीजन भी कराऊंगा। बाकी आपकी मर्जी, आप जुड़े या ना जुड़े। तो जो प्रजामंडल है उसकी हम बात कर लेते हैं कि जो रियासतों की जो जनता थी उनमें जो राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए जिन संगठनों की स्थापना हुई थी उन्हें ही प्रजामंडल कहते हैं। यानी जो एक संगठन बनाए थे, कोई एक मंडली मान लीजिए। पुराने टाइम में इतना सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं, भी जुड़ जाते तो गांव मोहल्ले स्तर पर लोग जुड़ते थे। उसको फिर कई गांव के लोग पंचायत के तौर पे जुड़ते थे और उसको संगठनों के रूप में निर्माण है वो करते थे। तो इनका जो प्रजामंडल है वो उनके बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उनके जो उद्देश्य क्या थे, उनके बारे में बात बता देता हूँ। उनमें मुख्य रूप से मैंने 2 पॉइंट है वो मेंशन किए हैं कि रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए। यानी कि किसी को कोई तकलीफ हो तो उनकी सुनने वाला भी तो कोई हो, भी राजनीतिक तौर पर भी हमारी कोई बात रखे, भी जनता को ये तकलीफ हो रही है तो उसके लिए। और जो दूसरा पॉइंट है वो है उत्तरदायी शासन। यानी कि जो राजघराने नहीं होंगे वो नीचे की जनता की बातें क्यों सुनेंगे। तो इसके लिए भी उत्तरदायी शासन हो, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए कुछ प्रतिनिधि वहाँ होंगे तो वो उनकी बातें रखेंगे, तब ही उनकी जो बातें हैं वो सुनी जाएंगी और मानी जाएंगी। तो उनमें कई चरण हैं। तो प्रथम चरण पे बात करते हैं। तो प्रथम जो चरण है वो 1927 से पूर्व का है, ये चरण है। अगर प्रथम चरण की हम बात करें तो इस चरण में रियासतों में चल रहे जो आंदोलन है उन्होंने अपनी क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक समस्याओं से संबंधित थे। और एक रियासत में होने वाली जो घटनाएं थी वो कोई भी दूसरी घटना किसी अन्य रियासत को प्रभावित है वो नहीं कर रही। यहाँ जो ये रियासत है ये अपने आप में देश है। जैसे बीकानेर था, जैसलमेर था, जोधपुर था, मेवाड़ था, जयपुर था, बूंदी थी, ये अपने आप में एक देश थे। अलग अलग रियासत, अलग अलग रूल, सब कुछ अपना अलग अलग होता था इनका।
तो इस चरण में जो रियासतों में कुछ ऐसी क्रांतिकारी सामाजिक संस्थाओं का उदय हुआ जिन्होंने रियासतों में राजनीतिक चेतना जागृत करने का कार्य किया। ये प्रथम चरण की हम बात कर रहे हैं जो 1927 से पूर्व की है। और जो ये राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए जो संस्थाएं उत्पन्न हुई उनमें जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन इनमें है ये सर्वहितकारिणी सभा। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप इससे अवगत होंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत है वो नहीं होगी। तो जो सर्वहितकारिणी सभा है ये 1907 में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? तो चूरू में, और चूरू उस समय बीकानेर रियासत के अंदर है वो आता था। रियासत मतलब बीकानेर अपने आप में एक देश था, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो बीकानेर के अपने रूल होते थे, जैसलमेर के अपने थे, जोधपुर के अपने थे, हर रियासत के अपने रूल थे। तो यहाँ इसका जो निर्माण किया गया था, वो कन्हैयालाल ढूंढ व स्वामी गोपाल दास के द्वारा किया गया था। और जो ये सर्वहितकारिणी जो सभा थे इसके अंदर दो चीजें थी, एक तो पुत्री पाठशाला जो लड़कियों को शिक्षा देने के लिए, दूसरी कबीर पाठशाला जो SC ST के लोगों को शिक्षा देने के लिए। ये अछूत है, ये ऐसे ही नहीं बनेंगे। अछूत का इसलिए है कि कई लोग थे जो चमड़े का काम करते थे तो वो नीची जाति के मानते थे। कोई नालों नदी नालों की सफाई करते थे, उनको अलग थे। और जो गंदगी की, जैसे कई गंदगी की चीजें होते उनके सफाई करने वाले अलग अलग लोग होते थे। तो उनके आधार पर ये अलग अलग चीजें हैं, इनको बनाया गया है और उस आधार पे ही ये है। उसके बाद में ये थी वर्धमान विद्यालय। ये थी क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उनको करने के लिए। क्या है कि शराफत से तो आपको पता है भी आजकल कल भी कोई काम करवाना हो तो वो नहीं होता। तो ये जो वर्धमान विद्यालय था ये विद्यालय के नाम पे खोला गया था, ये अजमेर में खोला गया था। इसका जो मुख्यालय था वो उस समय अजमेर था। उसको 1908 में स्थानांतरित है वो जयपुर कर दिया गया था। और इसको चलाने वाले कौन थे? ये थे अर्जुन लाल सेठी। इनको स्थापित करने वाले और चलाने वाले दोनों कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। अब हर काम के पीछे उद्देश्य है। ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं इनको प्रशिक्षण देने का काम करते थे कौन? अर्जुन लाल सेठी। 23 दिसंबर 1912 को हुए होर्डिंग बम कांड से संबंधित जो जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ का संबंध है वो वर्धमान विद्यालय से ही है। ये जो प्रताप सिंह बारठ है ये केसरी सिंह बारठ के बेटे हैं, और जोरावर सिंह जो बारठ है ये केसरी सिंह बारठ के भाई हैं। ये इन्होंने शादी भी नहीं की थी और ये पकड़े भी नहीं गए थे। जोरावर सिंह बारठ आज जीवन है वो फरार है, ये रहते हैं। और उसके बाद है ये राजस्थान सेवा संघ, जिसका निर्माण 1919 के अंदर किया गया था। कहाँ? वर्धा में, गांधी जी की प्रेरणा पर किया गया था। और इसको जो निर्माण करने वाले थे विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, पंडित रामनारायण चौधरी। और 1920 में जो मुख्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित है वो कर दिया था। ये जो अजमेर था ये राजाओं के अधीन था, तो यहाँ कुछ भी चीजें वो चलाई जा सकती थी। क्या है कि ये जो चीजें और कहीं चलाए तो वहाँ की जो रियासत थी वो इन चीजों को बैन कर दी थी और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता। इसलिए आप देखेंगे कि इनका स्थानांतरण वो अब अजमेर में किया जाएगा, या इन संगठनों का या प्रजामंडलों का जो निर्माण है वो उन रियासतों से बाहर ही किया गया है लगभग। बाद में कुछ एक रियासतें थी उनको प्रजामंडल थे उनको जो है वो रियासतों ने परमिशन है वो दी थी। अब इसका भी जो उद्देश्य है वो रियासतों में चल रहे आंदोलन को गति प्रदान करना भी ये है। ये शांतिपूर्ण इन चीज़ों पे ध्यान रखते और उन चीज़ों का वो गति प्रदान करते भी, कहाँ क्या कमी रह रही है क्या कुछ नहीं है। उसके बाद में बात करें तो राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा, इसका भी निर्माण किया गया। इसका जो संस्थापक है वो विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामनारायण चौधरी, चांदकरण शारदा, जमुनालाल बजाज, ये है। इसका जो प्रथम जो अधिवेशन है या बैठक है या सभा का जो उद्घाटन है, जो शुरुआत है, वो उसका प्रथम जो अधिवेशन है वो दिल्ली में किया गया। और इसकी जो अध्यक्षता है वो जमुनालाल वो बजाज के द्वारा की गई। अब
फिर वही बात भी, उद्देश्य कि रियासतों में जो आंदोलन चल रहे थे उनको गति प्रदान करना। अब ये गति कैसे प्रदान करते थे, ये बस इतना ही कहते थे, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इस चीज़ को कंटिन्यू जारी रखो। थोड़ी बहुत किसी को थोड़ी बहुत पैसों की कमी पड़ती या थोड़ी बहुत कमी रहती तो ये उनकी कमी को दूर करते। अभी ये जो चांदकर्ण शारदा है, इन्होंने दलितों द्वार तथा विधवा विवाह नामक है वो पुस्तक है वो लिखी थी। किसने? चांदकर्ण शारदा ने। और राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ ही संपन्न है वो हो रहे थे। यानी कांग्रेस ने राजपूताना मध्य भारत सभा को अपने अंदर वो मिला लिया था। अब बात करते हैं इनके जो अधिवेशन है, जो सभा है वो कहाँ कहाँ होती थी, कब कब होती थी, साथ में होती थी। किसकी? राजपूताना मध्य भारत सभा की और कांग्रेस की। अब जो 1920 के जो नागपुर के कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो राजपूताना मध्य भारत सभा का जो कांग्रेस की जो सहयोगी थी उस संस्था का मान लिया गया भी ये इसकी सहयोगी संस्था है और कांग्रेस का सहयोग है इसके अधिवेशनों में भी बना रहा था। यानी जो अधिवेशन थे उनमें भी इनकी बातें वो की जाती थी। उसके बाद में ये जो हुई थी 1920 के जो नागौर है, लेकिन जो प्रथम है वो ये है, दूसरा है जो 1919 में राजपूताना में भारत सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ है वो अमृतसर में संपन्न हुआ। इसका जो तीसरा अधिवेशन है वो मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में। आप ये देखेंगे कि हर बार अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र को ये लोग टारगेट करते थे। दिसंबर 1920 में इसका जो अधिवेशन है वो नागपुर में, ये देखिए ये जो नागपुर में ये दिसंबर 1920 के अंदर होता है। उसके बाद में ये आता है द्वितीय चरण 1927 से 1938 के मध्य। प्रथम जो मैंने बताया था वो 1927 से पूर्व का था, ये 1927 से 1938 के मध्य का है, ये दूसरा चरण है। प्रथम चरण में देशी रियासतों के पास कोई अखिल भारतीय संस्था उपलब्ध है वो नहीं थी, लेकिन दूसरे चरण में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के रूप में रियासतों ने अखिल भारतीय मंच की है वो प्राप्ति की या स्थापना की या शुरुआत की है। अब बात कर लेते हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो मंच है उसकी स्थापना कब हुई, तो 1927 में हुई। और कहाँ हुई? मुंबई में। ये मुंबई है, ये भी अंग्रेजों के अधीन ही था, क्योंकि समुद्र लगता था तो माल को डायरेक्ट अपने क्षेत्र में ट्रांसफर करने के लिए आसानी होती थी। बंदरगाह वो बने हुए थे। और इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो 17-18 दिसंबर 1927 मुंबई में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो बहादुर रामचंद्र राव थे। उपाध्यक्ष भी होते थे, भी अध्यक्ष उपलब्ध नहीं हो तो या अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके उपलक्ष्य में उपाध्यक्ष भी रखते थे। उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। अब जो मध्य भारत के जो मंत्री हैं वो थे पंडित रामनारायण चौधरी। और ये जो सभा है इसकी कार्यकारिणी में राजस्थान से 7 सदस्यों को है वो सम्मिलित किया गया। ये 7 सदस्य कौन से हैं? पंडित नेनूराम शर्मा, जय नारायण व्यास, शंकर दयाल शर्मा, कन्हैया लाल कलत्री, रामदेव पोदार, बालकृष्ण पोदार और त्रिलोक चंद माथुर। इसके जो 7 सदस्य हैं वो राजस्थान से थे जिनको इसके अंदर शामिल है वो किया गया। अब दिसंबर 1945 में और जनवरी 1946 के मध्य अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया। इसकी जो अध्यक्षता थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अभी आप देख रहे होंगे दिसंबर 1945 से जनवरी के मध्य कैसे कि पहले इतने हाई लेवल पे ट्रैवल नहीं होता था, साधन नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, बसें नहीं थी, ट्रेन नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, संचार का कोई माध्यम नहीं था, तो डाक के जरिए होते थे। और डाक देने के लिए भी किसका यूज होता था? या तो ऊँटों का या घोड़े का। रेल भी आगे थी तो रेल से भी होता था, लेकिन रेल तो फिक्स जगह पे थी जो माल ट्रांसफर करने के लिए मोस्टली यूज होती थी। आज की तरह इतना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं था। तो ये दिसंबर की बात है, तो 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी से होते थे। तो ये दिसंबर से जनवरी के मध्य ये दर्शाई गई है।
उसके बाद में इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रियासतों की जनता को प्रजामंडलों को सहयोग करने के लिए भी कहा था। जवाहरलाल नेहरू, ये मैं नहीं है, ये नहीं है, ने प्रजामंडलों को भी सहयोग करने के लिए जनता को कहा था भी प्रजामंडलों का आप लोग है वो सहयोग कीजिए। उसके बाद 1948 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन है वो जयपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के साथ है वो आयोजित हुआ था। और इस अधिवेशन में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का विलय है वो कांग्रेस में कर दिया गया है। यानी अब कांग्रेस और भारतीय देशी अखिल भारतीय देशी राज्य जो लोक परिषद है वो एक ही कर दिए गए थे। कब? 1948 में। अब ये नोट में दे रखा है, तो इसमें मैं आपको पहले ये नोट कंप्लीट बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको हाईलाइट करना भी बताऊंगा कि आप कैसे करें। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है वो एक शाखा जो राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी, कि इसकी एक शाखा के रूप में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और केसरी सिंह बारठ और दामोदर दास राठी ने 1928 में अजमेर में की थी। यह राजस्थान लेवल पे थी, यानी जो मौजूदा राजस्थान है इस एरिया को कवर करने के लिए की थी, कि एक शाखा के रूप में जो अजमेर से संचालित है वो की जा सके। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, ये भारत के लेवल पे थी, तो एक साथ इतनी बड़ी संस्था को चलाना मुश्किल होता था। तो इन्होंने क्या किया कि राजस्थान के लेवल पे इस एरिया को, जो मौजूदा राजस्थान है ये पहले कई देश हुआ करते थे, कई रियासतें थी, तो इनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अजमेर से इसकी शुरुआत है वो की थी। किसकी? राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना की थी 1928 में अजमेर में। इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो नवंबर 1928 में अजमेर में हुआ था। अमृतलाल सेठ की अध्यक्षता में हुआ था। अब बात करें इसकी कि हम इसको हाईलाइट कैसे करें, तो ये मैंने कर दी भी राजपूताना देशी राज्य परिषद, ये 1928 में अजमेर में नवंबर में इसका अधिवेशन हुआ था अमृतलाल सेठ की अध्यक्षता। ये तो होता है इसको हाईलाइट करने के लिए, लेकिन अब अगर हम हाईलाइट करने चलें तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ये भी हाईलाइट होगा। अब इसके स्थापना करने वाले वो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारठ, दामोदर दास राठी, ये भी होंगे। अब प्रथम अधिवेशन है ये भी होगा, कहाँ हुई? अजमेर में, ये भी होगा। और अमृतलाल सेठी, अब आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हाईलाइट है वो हो चुका है। तो अब हम क्या छोड़ें क्या पढ़ें, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। जो मैंने पहले जो पॉइंट हाईलाइट करवाए हैं उस हिसाब से आप लोग हाईलाइट है वो अपने नोट्स को करना। अब 1929 ईस्वी में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, और इस अधिवेशन में उन्होंने स्वयं को समाजवादी बताते हुए देशी राजाओं और रियासतों में अपना अविश्वास है वो प्रकट किया। इस घटना से प्रेरित होकर, ये देखिए 1929 की बात है, प्रेरित होकर राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना है उसको बढ़ावा मिलने लगा। इस बढ़ावे का नतीजा ये निकला कि दो प्रजामंडल उनकी स्थापना हुई। 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल और 31 में ही बूंदी प्रजामंडल। पहले होता है जयपुर प्रजामंडल। तो राजस्थान में जो प्रथम प्रजामंडल है वो जयपुर प्रजामंडल है, उसकी स्थापना 1931 में की। सबसे ज्यादा जो प्रजामंडल है वो 1938 में बनते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखना। लाहौर के अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे झंडे को रावी नदी के किनारे है वो फहराया, जिससे प्रेरित होकर चंदमल बहेड़ व स्वामी गोपाल दास के द्वारा चूरू के जो धर्मस्तूप है लाल घंटाघर पर भी तिरंगा झंडा है वो फहरा दिया गया। अब ये है तीसरा चरण, इसको भी देख लेते हैं। अभी 1938 के पश्चात पहला चरण 1927 से पहले का, दूसरा 1927 से 1938 के मध्य का, तीसरा है 1938 के पश्चात का। 1938 के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रजामंडलों की स्थापना है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष है वो सुभाष चंद्र बोस ने की। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने रियासतों की जो जनता है उनको अपने यहाँ प्रजामंडलों तथा प्रजा परिषदों के गठन के लिए कहा गया, और राष्ट्रीय जो कांग्रेस के प्रत्येक कदम पर सहयोग करने की भी घोषणा की। और इसके पश्चात
पश्चात रियासतों में प्रजामंडलों के गठन की वो बात है आगे। उसके बाद में हम जयपुर प्रजामंडल से है वो आगे अपना है वो कंटिन्यू है वो करेंगे। ये यहाँ से हम आगे ये जो हमारे जयपुर प्रजामंडल है यहाँ से नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। आज की क्लास है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, 20 मिनट की हो चुकी है। मैं कोशिश ये करूँगा कि हमारी जो क्लासें हैं वो 15 से 20 मिनट के अंदर हो, जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस हो, उसके बाद में जल्दी से जल्दी हम रिवाइज करें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि हम टेस्ट सीरीज है वो टॉपिक वाइज स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।